रिजल्ट हब में हमारे साथी अबू हुरैरा तैयार खड़े हैं। अबू हुरैरा, लाइव रिजल्ट हब से क्या है आपके पास ताजा जानकारी? बिल्कुल विशाल, आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दूं कि 542 में से 542 के रुझानात हमारे तक आ गए। और सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू अपने नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा रहा है कि 542 के 542 रुझानात हम तक पहुंच गए और बहुत जल्दी, अब से कुछ मिनटों में ही पहला नतीजा खबर मिल रही कि राजस्थान से मिलने वाला है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा दें कि 542 में से 542 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए हैं और जम्मू कश्मीर की क्या कुछ सूरत हाल है वो भी बताएंगे। लेकिन नजर रखिए न्यूज़ 18 उर्दू पर, राजस्थान से पहला नतीजा अब से कुछ देर में आने वाला है जो हमें खबर मिल पा रही है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो यहां पर मुकाबला दिलचस्प है। हम अपने साथी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 542 की 42 सीटों के नतीजे जो हैं वो जो रुझानात है वो आ गए। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है? शौकत, आपकी नजर सुबह से कितने रुझानात आए अभी तक? अभी तो रुझानात तो हमारे पास 6 के 6 ही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से 2 पे आ गया है, अनंतनाग और श्रीनगर पे, हसनैन मसूद और फारूक अब्दुल्ला। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक ट्रेंड्स में हो रहा है, बारामूला सीट से अनएक्सपेक्टेडली इंजीनियर रशीद फिलहाल आगे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वहाँ, अकबर लोन का यूजुअली हर एग्जिट पोल में दिखाया गया था जीत रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो इंजीनियर रशीद आगे हैं। और लद्दाख सीट पे बराबर सज्जाद कारगिल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे हैं। तो पिछली बार अगर आपको बता देंगे, लद्दाख सीट के लिए बीजेपी ने सिर्फ 36 वोट से जीत हासिल की थी। तो इस बार जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग हुई उसका फर्क पड़ता नजर आ रहा है, जिस वजह से सज्जाद कारगिल फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये जम्मू कश्मीर की सूरत है। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है सर? दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी आगे जा रही है। बिल्कुल, 7 सीटों पे बीजेपी आगे जा रही है। बिल्कुल, तो दिल्ली में बीजेपी एक तरह से क्लीन स्वीप कर रही है। शुरुआती रुझान है, कैमरामैन से कहेंगे कि अगर वो हमारे स्क्रीन को दिखा सकते हो कि 7 की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। क्या कुछ और डिटेल है दिल्ली के बारे में? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हंसराज हंस आगे चल रहे हैं, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी आगे चल रही हैं, ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर आगे चल रहे हैं, चांदनी चौक से हर्षवर्धन बीजेपी के हैं वो भी आगे चल रहे हैं, वेस्ट दिल्ली से प्रवेश वर्मा बीजेपी के हैं वो भी आगे चल रहे हैं, साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से शीला दीक्षित पीछे चल रही हैं और मनोज तिवारी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। तो दिल्ली से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं। कई बड़े नाम कांग्रेस के दिल्ली से मैदान में है, लेकिन वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और आप मेरे पीछे सुन पा रहे होंगे जिस तरह से जश्न एक तरह से शुरू हो गया हमारे न्यूज रूम में भी, क्योंकि 542 के 542 जो ट्रेंड्स हैं वो हम तक आ गए। राजस्थान में क्या कुछ सूरत हाल है वो हम बताएंगे। कुछ देर में ही पहला नतीजा आने वाला है। सर, राजस्थान से खबर मिल रही है कि पहला नतीजा राजस्थान से मिलेगा हमें? नहीं, हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी जी। क्योंकि भीलवाड़ा से जो कैंडिडेट हैं सुभाष चंद्र बहेरिया, वो 2,13,000 वोटों से लीड कर रहे हैं अभी। तो ये हम लोग कर रहे हैं कि 1-1.5 घंटे तक इसका रिजल्ट आ सकता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो लग रहा था क्लीन स्वीप बीजेपी करेगी, 25 की 25 सीटों पर आगे चल रही थी। लेकिन तस्वीर कुछ बदली है, 24 सीटों पर लीड कर रही है बीजेपी और 1 सीट पर अदर्स आगे चल रहे हैं। तो वो जो आरएलपी के कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है, तो समझिए कि एक तरह से वो क्लीन स्वीप ही माना जाएगा। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि दिल्ली के बाद अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी बीजेपी एक तरह से क्लीन स्वीप करती नजर आ रही। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें, लेकिन उससे पहले गुजरात में क्या कुछ खास है, क्या कुछ खबर मिली? गुजरात में सभी 26 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 1,86,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। यानी एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर अमित शाह एक बड़ा मार्जिन जो है वो चौथे 5 राउंड में ले चुके हैं। बिल्कुल डेब्यू में ही जो है वो इतना बड़ा मार्जिन शुरू के 4-5 राउंड में ही ले चुके हैं। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है, मेरे सहयोगी बताएंगे। मध्य प्रदेश में देखिए, भोपाल की बात करें, भोपाल अहम सीट मानी जाती है, तो साध्वी जो है आगे चल रही हैं, दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। वहीं गुना में ज्योतिराज सिंधिया जो हैं वो भी लगभग आगे चल रहे हैं। अभी तक तो यही आंकड़ा आया है और भी अब बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश की भोपाल की सीट जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है और यहां से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं कि दिग्विजय सिंह भोपाल की सीट से एक तरह से पीछे चल रहे हैं और यहां पर लीड कर रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो रुझानात आए हैं वो 2014 की याद दिला रहे हैं। लेकिन एक बार फिर हम आपको विशाल बताते चले आपके जरिए से अपने नाजरीन तक कि
ये 542 के 542 सीटों के जो रुझान है वो सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने दिए हैं, और हमारे टीवी स्क्रीन पर भी आप लगातार देख सकते हैं कि तमाम के तमाम रुझानात हमारे पास सबसे पहले आए हैं। और यही वजह है कि आप न्यूज़ 18 लाइव रिजल्ट हब में एक तरह से जो गहमा गहमी है वो भी आप देख सकते हैं। और ख़ासतौर से अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है, यानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, ये वो तमाम रियासतें हैं जहां पर बीजेपी एक तरह से क्लीन स्वीप कर रही है। चलिए विशाल, वापस आपके पास लौट कर आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अबू हुरैरा। तो ये आपने देखा कि रिजल्ट लाइव रिजल्ट हब में क्या सरगर्मियां चल रही हैं और तमाम पल पल की जानकारी हर एक रियासत से, जहां जहां पे रियासतों में जहां भी काउंटिंग हो रही है वोटों की, वहां से सीधे रिपोर्टर हमारे जो है वो डेस्क को इन्फॉर्म कर रहे हैं। वहां से हम आपको बिल्कुल सबसे तेज, लेकिन तेज के चक्कर में हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि कोई आंकड़े बढ़ा के फिर उसे घटाया जाए, बल्कि हम लगातार वही दुरुस्त आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। जैसिन साहब, यहां पर एक सवाल बड़ा अच्छा है, मतलब अहम आ रहा है कि जो मुझे केजरीवाल की याद आ रही है। केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी को जिताना चाहती है, कांग्रेस बीजेपी को जिताना चाहती है, और अभी जो ट्रेंड है दिल्ली को ये बता रहा है कि 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। देखिए, जब हम लोग मीम अफजल साहब से बात कर रहे थे, उनकी जबान से एक बात निकल ही गई कि हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं जी। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर जिनको हम कह रहे हैं जो हारेंगे बुरी तरह से, इनका ये सोचना था कि असेंबली इंतखाबात के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी और हम चाहे हार जाएं लेकिन हम जो है आम आदमी पार्टी को कमज़ोर कर दें। मैंने देखिए, रमेश विधुरी तकरीबन 50% वोट से लेकर आगे चल रहे हैं जनूबी दिल्ली से, तो विजेंदर उनके सामने है कांग्रेस के उम्मीदवार। मैंने उनका जब इंटरव्यू किया था जी, तो उसमें विजेंदर को ने भी यही बताया था कि उनको वक्त ही नहीं मिला मैदान में आने के लिए, क्योंकि वो सीट वो लोग सुशील कुमार जो है रेसलर, उनके लिए कांग्रेस ने रखी हुई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में सुशील कुमार को हरियाणा से और रेलवे से जो एनओसी मिलना था वो रेजिग्नेशन देने के बाद वो मिलना मुश्किल हुआ, तो फिर विजेंदर को किसी तरह रातों रात तैयार किया गया। तो उनके पास बिल्कुल वक्त ही नहीं मिला कि वो मैदान में और वो उन रमेश विधुरी का मुकाबला करें जो ज़मीन से बहुत बुरी तरह से वहाँ पर जुड़े हुए हैं। और सीधी सी बात ये तय थी कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन या इत्तेहाद होता है किसी तरह का, तो शायद बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। वही मैं बात कह रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर वो जीत की तड़प थी नहीं। 18 सीटों की बात थी, अब ये जो वो चाहते थे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में, और वो अगर एक सीट का भी वो कर लेते तो उसमें कहीं ना कहीं एक मजबूत एक आप समझ नहीं रहे कि उसका पैगाम दूर दूर तक कैसा जाता, सिर्फ दिल्ली में नहीं रहता, बाकी मुल्क में भी जाता, वो नहीं थी। अफरोज साहब भी इस पर कुछ रोशनी डालें। अफरोज साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी था कि वो कह रहे थे कि नहीं, हम सिर्फ दिल्ली में, कांग्रेस चाहती सिर्फ दिल्ली में गठबंधन हो, और आम आदमी पार्टी चाहती थी कि दिल्ली में भी हो, पंजाब में भी हो, हरियाणा में भी हो, मतलब कुछ इस तरह की कश्मकश में आवाम के पास बहुत वक्त कम दिया उन्होंने। नहीं, ये बात तो मैं तहसीन साहब से इत्तेफाक रखता हूँ कि भाई कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी और दीगर सूबों में वो उस तरह से दिखी नहीं, और जिस तरह का उनका मुकाबला था, जिस तरह की इलेक्शन मशीनरी थी, जिस तरह के कन्विक्शन था, जिस तरह के उनके पास वसाइल थे, रिसोर्सेज थे, ऐसे जैसे आपकी जब प्रतिद्वंदी जो ऐसे हों, जब मुकाबिल जो है मुकाबिल में, तो उनको उस तरह की आपको इलेक्शन स्ट्रैटेजी लेके, कैंपेन स्ट्रैटेजी लेके आनी चाहिए थी। दिल्ली के बाद जहां तक देखें तो पूरी दिल्ली का जो कैंडिडेट सिलेक्शन है वो भी हेस्ट में, बहुत ही लास्ट में जाकर के आप कैंडिडेट लिस्ट लेके आते हैं। हमेशा लगातार ये चलता है कब ये अलायंस होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं हो, तो लोगों ने इसे मजाक की तरह ले लिया। तो 2 महीने बातचीत हुई, 2 महीने बाद जो है नेशनल प्रेसिडेंट जो है ट्विटर पे बताता है कि बात अब नहीं होगी, ये होगी, मतलब तो ये एक बचकाने से एक बात हो गई थी। और पूरी दिल्ली में देखेंगे पूरे 6 सीट में एक ही सीट थी जहां पे कांग्रेस थोड़ी सी कॉन्टेस्ट में थी, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की थी, जहां शीला दीक्षित का लग रहा था कि थोड़ी परफॉर्मेंस देंगी, लेकिन अगर वो वहां पर भी नहीं कर रही हैं तो कोई सूरत हाल मैं इधर से सीधे चलता हूं अपने नुमाइंदे मेहताब के पास। हालांकि इससे पहले हमने 2 बार उनके पास जुड़ने की कोशिश की, शायद तीसरी बार कामयाब हो जाऊं। मेहताब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपका जी मेहताब, ये जानना चाहूंगा कि जी हाँ, अब आप जहां मौजूद है, मुझे लग रहा है शायद वो कोई काउंटिंग सेंटर है, कितने क्या वहां से खबरें मिल रही हैं, क्या गहमा गहमी है, कितने राउंड की वहां काउंटिंग हो चुकी है?
विशाल हमें बता दें कि इस वक्त हम भोपाल के पुराने जेल, जो कदीम जेल है, जो भोपाल का काउंटिंग सेंटर है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और अगर हम ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो ये वही हमें रुझान देखने को मिल रहा है जो 2014 के नतीजे थे। यानी जो बीजेपी पहले से कह रही थी कि जो 2014 के नतीजे हैं वही हम जो है दोहराने में कामयाब होंगे, और इब्तिदाई तौर पर अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वही हमारे सामने आ रहे हैं। भोपाल सीट की बात करें तो अब तक जो है 4 राउंड की गिनती हो चुकी है और यहाँ पर 21,000 वोटों से साध्वी प्रज्ञा दिग्विजय सिंह से आगे चल रही हैं। क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर हम बात करें तो चाहे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में जरूर आए, लेकिन किसी ने भोपाल का रुख करने की कोशिश नहीं की। और दूसरी तरफ अगर इस पर हम बात करें तो कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी थी वो भी हमें देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि वो नतीजे हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो पिछले 2018 के नतीजों की अगर हम बात करते हैं असेंबली की, तो कांग्रेस की हुकूमत जरूर आ गई थी, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से काम करना चाहिए था विशाल, वो काम यहाँ पे नहीं कर सकी। यहाँ पर विशाल हमारे साथ जो है सीनियर रिपोर्टर जो है मनोज राठौर भी मौजूद है। मनोज जो है सुबह से आप देख रहे हैं, क्या वजह है कि हमें देख रहे हैं कि जो रुझान है उसमें वो चीजें निकल के नहीं आ रही हैं जो कांग्रेस दावा कर रही थी। जी बिल्कुल, यदि हम बात करें तो उत्तर विधानसभा सीट से दिग्विजय सिंह आगे चल रहे हैं, मध्य से आगे चल रहे हैं, लेकिन सीट पर उनके साथ जो मौजूदा नेता थे पीसी शर्मा, तो दक्षिण कोई लीड उन्होंने नहीं दिलाई है। लेकिन हालांकि दिग्विजय सिंह के साथ उनकी पत्नी भी यहीं पे काउंटिंग स्थल पे मौजूद है। लेकिन जिस तरीके के समीकरण नजर आ रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की थी, उसको देख के यही लग रहा था कि कांटे की टक्कर है। लेकिन एक बार फिर अब 2014 को यहाँ पर देखा जा रहा है और मोदी की लहर यहाँ पर देखी जा रही है। और कई ऐसे कारण है जिसमें हम देखें तो कोई बड़ा नेता जो है नजर नहीं आया दिग्विजय सिंह के साथ। इसके अलावा यदि बात करें तो विधानसभा के हिसाब से जो फील्डिंग होनी चाहिए वो दिग्विजय सिंह की तरफ से थी, लेकिन उनकी टीम की तरफ से नहीं थी। यही कारण है कि ये नतीजे सामने निकल के आ रहा है। अब ये भी देख रहे हैं कि विशाल की अगर हम पार्टी की ओवरऑल बात करते हैं तो पार्टी को जो एकजुट होकर जो परफॉर्म करना चाहिए था वो परफॉर्मेंस भी भोपाल में हमें कहीं देखने को नहीं मिला। भोपाल ही नहीं, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, जिस तरह मैंने कहा कि राहुल गांधी भोपाल से जो है 70 किलोमीटर दूर जो है यहाँ पर होशंगाबाद आते हैं, इटारसी में सभा लेते हैं, इंदौर चले जाते हैं, लेकिन भोपाल सीट पर जो है वो नहीं आए। भोपाल सीट पर कोई भी बड़ा लीडर दिग्विजय सिंह की जो है हिमायत में उनके लिए प्रचार करने के लिए भी नहीं आया। और ये वजह कि हमें देख रहे हैं कि इस तरह के नतीजे निकल आ रहे हैं। और फिर कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के साथ जो है गठबंधन करने की बात चल रही थी, उसी तरह से मध्य प्रदेश में थी। और आपको याद होगा कि जो है जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जो है गुना में और दूसरी जगह पर जो है कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया, उससे कहीं ना कहीं जो है अंदर की उसमें बहुजन समाज पार्टी नाराज भी, और मायावती ने एक धमकी भी दे दी थी कि हमें असेंबली में जो गठबंधन है, जो हिमायत हमने दी है, उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। इसके साथ अगर हम पूरे ओवरऑल उसकी बात करते हैं तो हमें सिर्फ जो है जैसे ग्वालियर सीट की बात करें तो ग्वालियर जो है एक रवायती सीट कांग्रेस की रही है, लेकिन वहां पर भी हमें देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नजरअंदाज करते हुए वहां पर कांग्रेस जिस उम्मीदवार को खड़ा किया वहां पर सिंधिया ने उसके लिए प्रचार नहीं किया था, और ये वजह कि हमें देख रहे हैं वहां पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जो नतीजे जो आ रहे हैं तो या सिंधिया की हम गुना सीट की बात करें या फिर हम जो है कमलनाथ की जो बात करें, कमलनाथ सीट की रवायती सीट पे जो है उस पर कांग्रेस जो है बढ़त बनाए हुए है। विशाल जी, बेताब शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मैं फिर आपके पास आऊंगा। तहसीन साहब, एक सवाल सीधा आपसे, भोपाल का ये ट्रेंड, अब ये ट्रेंड है, नतीजा नहीं है, दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं और साध्वी प्रज्ञा आगे चल रही हैं, ये ट्रेंड क्या बता रहा है? देखिए, ये कांग्रेस ने सबसे बड़ी भूल ये की कि उन्होंने सोचा कि वो मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात जीते हैं। वो कांग्रेस जीती नहीं थी, बीजेपी हारी थी एक तरह से, और उनको उस लिहाज से बहुत मजबूती के साथ अपने आप को रखना था। मुश्किल ये है, जो मेहताब भी कह रहे थे, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लीडर बहुत हैं और वो सब लीडर जो हैं एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिशें भी करते हैं। मैं जरा सा नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि ये जो लीड कर रहे हैं गांधीनगर से अमित शाह, ये अभी तक का एक बड़ा फासला है। 1,28,000 वोटों से लीड अभी अमित शाह को मिल रही है वहां पर। और जैसा अभी रिजल्ट हब से भी ये बातें सामने आ रही थी कि शुरुआती राउंड में ही इतना बड़ा फासला, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। तो अमित शाह जो बीजेपी के सदर हैं वो गांधीनगर से लीड कर रहे हैं।
हालांकि ये पहली बार वहां से उन्होंने अपना उम्मीदवारी की है। इससे पहले इस सीट पर लाल कृष्ण आडवाणी जीतते रहे थे, लेकिन इस बार अमित शाह ने वहां से उम्मीदवारी दाखिल की। मिसाल वहां की ये जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सीट है, और जैसे कि रिजल्ट हब से भी बताया गया था 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये यहाँ से जीतेंगे। और अब देखना यह है कि कितने मार्जिन से जीतते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि अब ये जो लीड हो गई है इसको कोई नहीं तोड़ सकेगा, ये तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है जो हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन साध्वी प्रज्ञा का जीतना मुझे एक नई सोच जो है वो उभरती हुई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। और अगर ये सोच पूरे मुल्क में जाती है तो ये खतरनाक होगा पूरे मुल्क के जो एक हमारा जो गंगा जमनी ताना बाना है, जहां आपसी मोहब्बत और भाईचारा है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर जो है ये कहीं असरअंदाज ना हो, ये लम्हा फिक्रिया हो सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि देखिए, कांग्रेस की कोशिश हमेशा ये रही है, गुजरात में भी ये तजुर्बा नाकाम रहा, वो जनेऊ दिखाते रहे, फिर कर्नाटक में आते हैं तो फिर मज़ारों पे जाने लगते हैं। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी नहीं बनना है, कांग्रेस को कांग्रेस ही रहना है। कांग्रेस का मुश्किल ये है कि वो जब भारतीय जनता पार्टी बनने की कोशिश करती है और उनके मैदान में वो उनसे ज्यादा हिंदू दिखने की कोशिश करती है, जिस तरह आपने देखा दिग्विजय सिंह ने किस तरह वहां पर पूरा वो कंप्यूटर बाबा और उन सबको लेके हवन वगैरह सब कुछ किया, वो जरूरी नहीं है। आप अपनी आइडियोलॉजी पर चलते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, पहले भी आपने हराया है। ये बात भारतीय कांग्रेस की समझ में आना चाहिए। और इस वक्त मशकूर अहमद उस्मानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और भटनागर साहब हमारे साथ पहले से जुड़े हैं। भटनागर साहब, ये जो अभी भोपाल से हमें खबर मिल रही थी, और अकरम कादरी भी मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस लीडर के तौर पे, आपका भी इस्तकबाल है। भटनागर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि साध्वी प्रज्ञा अभी लीड कर रही हैं, हालांकि 20-22 हज़ार का फासला है, क्या लग रहा है आपको, ये साध्वी प्रज्ञा वहां मतलब जीत जाएंगी? वहां आपकी जो इंटरनल रिपोर्ट है वो क्या बता रहे हैं? देखिए, लीड कर रही हैं, अच्छी बात है। और साध्वी प्रज्ञा चुनाव पहली बार लड़ रही हैं मध्य प्रदेश से। और बाकी मैं अभी जो साथी कह रहे थे मेरे, कि मैं भी इन्हें आश्वस्त कर दूं कि बेफिक्र रहिए, साध्वी जी जीतेंगे तो अच्छे काम करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी में अगर वो आती हैं तो उन्हें एक जनता के और समाज के हित के लिए काम करना पड़ेगा, शांति के लिए काम करना पड़ेगा। ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बयान तो उन्होंने ऐसे दे दिए कि वजीर आजम को भी कहना पड़ा है कि मैं कभी मन से माफ नहीं करूंगा। बता दीजिए कि साध्वी जी जीत जाती है तो वजीर आजम उनको माफ कर देंगे। सर देखिए साहब, ऐसा है, देखिए माफी की बात तो जीत हार जाती है, माफी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है। क्या वजीर आजम प्रधानमंत्री कर देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री सामने आएंगी, उनके चरण स्पर्श करेंगी। जी देखिए, ऐसा है, देखिए साध्वी हैं, चरण स्पर्श तो वो करेंगी नहीं, क्योंकि वो एक जगह खड़ी हैं जहां वहां कोई पैर छुआ नहीं जाया करता। दूसरी चीज ये रही, अगर प्रधानमंत्री जी ने कही है अगर मन से माफी वाली बात, तो मन की बात अलग होती है, सामने अगर आदमी आ जाए तो मन पे नहीं चढ़ सकता। वो प्रधानमंत्री जी ने कही है इस चीज के बारे में, ठीक है। अगर वो जीत जाती है तो उन्हें अच्छी पद्धति पे चलना पड़ेगा और अच्छे काम करने पड़ेगा जनता समाज के हित के लिए, विकास के लिए। जनता जो चीजें उन्होंने गलतियां करी हैं वो अपने काम और कर्म से उन्हें ठीक भी करनी पड़ेंगी। ये चीजें मैं भी थोड़ी सी कर दूं, मगर अगर कहीं चीजें दिखती है उनके कहने में, समाज को जनता को गलत लगी हैं, तो उसे भी ठीक ही कही है। उन्होंने अगर कुछ चीजें कही है तो अपनी पीड़ा कही है, पुरानी जो चीजें सामने दर्शाई गई या विपक्ष ने कही गई है उस चीज पे भी मंथन होगा। और सोचना भी चाहिए कि उन्होंने अगर साध्वी जी ने कई चीजें कही है तो किस पीड़ा में कही है, थोड़ा सा ये भी चीजें सामने आती हैं। और ठीक है, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, अगर साध्वी जी अच्छे मतों से जीतती हैं और जनता समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, समाज को जोड़ने का काम करेंगे। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही वो शेयर करना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश में असेंबली के इंतखाबात भी हुए थे, वहां से बिल्कुल एकदम बदलने वाला जो मंजर है। आंध्र प्रदेश में कुल 175 सीटें हैं, 175 में से जो अभी ट्रेंड है उसके मुताबिक 145 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी सीधे तौर पर तेलुगु देशम पार्टी को, जो स्टेट इलेक्शन जो वहां का हुआ है, असेंबली इलेक्शन, वहां पर इस बार लोगों ने ऐसा लगता है कि नकार दिया है, क्योंकि टीडीपी को सिर्फ 29 सीटों पर बढ़त है, जबकि वाईएसआरसीपी को 145 सीटों पर बढ़त है कुल 175 सीटों में से। जबकि इसी आंध्र प्रदेश में अगर हम लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से जो फिगर है वो देखें तो उसमें भी वाईएसआरसीपी पर लोगों ने भरोसा किया है। वाईएसआरसीपी को
आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों में से 20 सीटों पर लीड हासिल है। टीडीपी घटकर सिर्फ 5 पर रह गई है। प्रोफेसर अफरोज आलम, अब देखिए, और टीडीपी का जो करंट आंकड़ा अब आ गया है, टीडीपी सिर्फ 4 पर लीड कर रही है, 21 पर लीड कर रही है वाईएसआरसीपी। लोकसभा इंतखाबात की बात हो रही है, इतना बड़ा बदलाव, मतलब चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे क्या? ये तो इसका इंडिकेशन बहुत पहले ही मिल गया था जब वो एनडीए से वो अलग हुए थे, और जो अपनी जिस उम्मीद के साथ वो एनडीए के साथ गए और वहाँ के लोगों के लिए वो कुछ कर नहीं पाए, तो एक डिस्कॉन्टेंट तो उनके खिलाफ था। और दूसरी चीज़ ये लगने लगा था कि ये चंद्रबाबू नायडू जो है मरकज़ी सियासत में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट लेने लगे हैं, और जो है इलाकाई जो सियासत है वो भी उनके हाथ से खसकता जा रहा है। और तीसरी चीज़ ये थी कि अब जो एक मैनेजमेंट था चंद्रबाबू नायडू का, जो कंट्रोल हुआ करता था आंध्र प्रदेश की सियासत में, वो भी अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता हुआ जा रहा है। इसमें एक जो सारे डिस्काउंट, जो अल्टरनेटिव था टीडीपी का, कोई तीसरा अल्टरनेटिव तो था नहीं। उनको एक जाहिर सी बात है कि जो नाराज़गी थी, उस नाराज़गी का फ़ायदा जो है वाईएसआरसीपी को मिलना था जी, और वो मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब इतना बड़ा फायदा वाईएसआरसीपी को 25 में से 21 सीटों पर सबकत हासिल है। एक वही हालात हो रहे हैं जैसे 2017 में किसी ने ये उम्मीद नहीं की, सब ये कह रहे थे कि जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, लेकिन इतना बड़ा फासला होगा, इतनी बड़ी मार्जिन होगी, इतना नंबर ऑफ सीट होगा, वो नहीं दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू को इस बात का एहसास था, इसलिए वो कौमी सियासत में अपनी जगह ढूंढ रहे थे। लेकिन वहां भी तो जगह उनको कहाँ मिल रही है? 25 सीटों में से 4 सीटों पे महज लीड कर रहे हैं वो। नहीं, वो अगर वो रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ होते कौमी सियासत के भी, तो शायद चंद्रबाबू नायडू जो है वहाँ पे एनटीआर टाइप का एक रोल अदा करने की सोच रहे थे। वो मेरे ख्याल से अब वो उसमें जो है। और इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों से इस पर कुछ आगे बातचीत करूं, एक बार मैं ओवरऑल टैली बताना चाहता हूं। 341 टोटल लीड है अभी। 341 में से बीजेपी अकेले, माफ कीजिएगा, बीजेपी अकेले 341 पे है, बीजेपी प्लस अलाइज 341 पर लीड कर रही है। कांग्रेस जो 98 तक लीड पे पहुंच चुकी थी, कांग्रेस प्लस, वो 98 से गिरते गिरते अब 91 पर आ टिकी है। और अदर्स जो है उसका आंकड़ा 110 पहुंच गया है। मतलब अगर ये रुझान इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो बिल्कुल 2014 के जैसे के नतायज सामने आएंगे, और बीजेपी अकेले दम पर हो सकता है कि बिल्कुल वो सरकार बना ले। हालांकि वो अलायंस में है, एनडीए के साथ। को भूल रहे हैं जो तमिलनाडु है, वहां पे स्टालिन जो है, डीएमके जो है, वो एक तरह से स्वीप कर रहा है जी। तो लीड में भी तमिलनाडु के जो आंकड़ा है उसमें डीएमके प्लस, जिसके साथ कांग्रेस भी है और कुछ छोटी पार्टियां भी हैं वहां की इलाकाई पार्टियां, 36 सीटों पर ये लीड कर रहे हैं। 39 में से जी 39 में से 36 का मतलब है कि बहुत ज्यादा है ये। और एक अभी अनडिक्लेयर्ड है। एआईएडीएमके को महज 2 सीटों पर ये लीड कर रही है, और एआईएडीएमके के साथ ही बीजेपी का भी यहाँ पर जो अलायंस है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक जो साउथ की सीट थी वहाँ पर तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी लगता है कुछ कामयाब हो गई, और बीजेपी की स्ट्रैटेजी कुछ नाकाम रही अलायंस पार्टनर चुनने में। और जैसे साहब, बीम अफजल साहब फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बीम अफजल साहब से एक सवाल ये करना बहुत वाजिब को लेकर उनसे जरूर सवाल करना है। बीम अफजल साहब, ये दिल्ली में क्या हो गया? क्या अरविंद केजरीवाल ही सही थे जो कह रहे थे बार बार कि कांग्रेस दरअसल खुद जीतना भी नहीं चाहती, बीजेपी को ही जिताना चाहती है? जब आप पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, आखिर होते होते पार्टनरशिप हुआ भी नहीं, और 7 सीट पर दिल्ली में बीजेपी लीड कर रही है। देखिए, हम बिल्कुल दिल्ली का चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि उनसे कम सीटें लेकर भी हम राज़ी थे। लेकिन जाहिर है कि वो पंजाब और हरियाणा की भी बात कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि आप आज़ाद हैं, आप वहाँ से लड़िए, आपको लड़ना है। चूँकि हमें नहीं लगता था कि पंजाब के अंदर हमें किसी और के साथ जाने की ज़रूरत है या हरियाणा में ज़रूरत है। और आप जानते ही इलेक्शन से पहले क्या माहौल था। कोई नहीं सोच सकता था कि हरियाणा के अंदर जो है वो मेन 2 ही पार्टियां लड़ रही थी, वो थी एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। बल्कि जो रीजनल पार्टियां थी वो भी बड़ी ख़राब पोजीशन में थी। तो वो चाहते थे कि उसके अंदर से भी जो एक पार्टी थी उसको साथ लेकर के वो हमारे साथ मुआहदा करें। 33 सीटों पर वो करना चाहते थे। जाहिर है उसकी वजह से ये मामला टूटा है, हमारी वजह से नहीं टूटा। अच्छा, जिसकी वजह कर भी टूटा, मामला टूटने का नुकसान है, अफसोस है आपको? डेफिनेटली। मीम अफजल साहब, क्या असेंबली इंतखाबात के लिए आप दोनों एक होने की सोच पाएंगे इसके बाद, जब ये हालात आपके सामने हैं दिल्ली में?
ये तो आप देखिए अभी अभी हालात क्या होंगे, आप ये समझ लीजिए कि आज रिजल्ट्स आ जाएंगे। देश के अंदर किस किस्म का रिजल्ट आता है, क्या वातावरण बनता है, भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन रहती है, कांग्रेस की क्या रहती है, रीजनल पार्टी की क्या रहती है, इसके बाद ही देख करके लोग अपना आगे का हिसाब लगाएंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। तो अभी तो बहुत अर्ली है ये कहना कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन कौन सी आपका जवाब था पंजाब के ताल्लुक से। मुझे लगता है कि पंजाब के ताल्लुक से जब कांग्रेस ये समझ सकती है कि मुझे क्या जरूरत है, अब मुझे जरूरत नहीं थी साथ जाने की, तो शायद केजरीवाल भी कहते हैं कि दिल्ली में हमें क्या जरूरत है साथ लेने की किसी की, जब हम 67 जीत सकते मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नहीं तो हमारे साथ ना होकर के क्या हासिल कर लिया उन्होंने? जी जी जी, नहीं आपने उनको बर्बाद तो कर दिया। उन्होंने हमारा साथ नहीं लिया तो क्या हासिल कर लिया? लेकिन आपने उन्हें बर्बाद कर दिया है। अच्छा, मशकूर उस्मानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मशकूर, आपके पास पहली बार आ रहा हूं सवाल, लेकिन उन्होंने हासिल क्या किया? जी जी जी, नहीं हासिल तो दोनों को कुछ नहीं हुआ, दोनों को कुछ नहीं हुआ ना। मशकूर, ये आंकड़े आपसे चूंकि मेरा पहला सवाल है इसलिए हम तो असेंबली में हार गए थे। जी मेम साहब, मशकूर उस्मानी से एक सवाल कर रहा हूं। ये आंकड़े मशकूर उस्मानी साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो अभी रुझान के शक्ल में है, पहला आपका रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, ये जो रुझान सामने आ रहा है कि बीजेपी प्लस या एनडीए को 341 या उससे ज़्यादा सीटों पर लीड और कांग्रेस को जो है वो 90 से भी कम सीटों पर लीड, ये बिल्कुल एक ऐसा रिजल्ट है, ठीक है, जिसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। और जो भी लोग मान रहे थे एग्जिट पोल को, वो ये देख रहे थे कि अगर एनडीए दोबारा रिपीट करती है, बीजेपी रिपीट करती है, तो मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो 270 के आसपास आके कहीं लाई करेगी। लेकिन ये जो फिगर 341 के आसपास या 330 के ऊपर जो क्रॉस कर रही है, ऐसा लग रहा है कि 2014 दोबारा रिपीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को अपोजिशन पार्टी समझ नहीं पाई कि उनका अलायंस ढंग से नहीं हो पाया। जैसे दिल्ली के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी से अलायंस होना था, लगातार बातचीत चलती रही, अरविंद केजरीवाल जी भी कहते रहे और इधर से राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया, लेकिन फाइनली